बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले कोई 3 माह से मैं रोज़ तकरीबन आपसे मुखातिब होता हूँ। हम लोग सियासत पे बात करते हैं, हम मईशत पे बात करते हैं, मुल्की हालात पे बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करते हैं और यकीन कीजिए कि कभी भी आप लोगों से बात करते हुए अल्फ़ाज़ की जो कमी है वो महसूस नहीं हुई, या आप यूँ कह लें कि अल्फ़ाज़ का जो चुनाव है, जिस तरीके से हम आपसे बात करते हैं, कभी उसमें किसी भी किस्म की मोहताजी वो नहीं रही। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ वाक़यात जब वो ख़बर का रूप धारते हैं, जब वो ख़बर बन जाते हैं, तो हम जैसे लोग जो बोलने से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, वो भी सोचते हैं कि हम इसको डिस्कस करने के लिए अल्फ़ाज़ कहाँ से लाएँ। अब यकीनन इस वक्त मेरे पास जो ख़बर है या जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो वही वाक़या है, वो वही अंदोहनाक किस्म की ख़बर है कि जिसने पिछले 3-4 दिन से हमारे पूरे माशरे को हिला के रख दिया है, और वो है यूनान के अंदर तारकीन वतन जो रिज़्क़ की तलाश में, अपने सुहाने मुस्तकबिल की तलाश में, रोज़ी की तलाश में अपने प्यारों को छोड़ के यूनान के रास्ते यूरोप में दाखिल हो रहे थे। वो कश्ती जो है वो उलट गई और उसके नतीजे में सैकड़ों पाकिस्तानी वो लुक़मा अजल बन गए। 350 से 450 के करीब एक मुख्तात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तानी उसमें सवार थे। वैसे उस कश्ती के अंदर सवार लोगों की जो तादाद है वो हज़ारों में थी। अब इसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं। इसको सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है। आज अभी थोड़ी देर पहले ये ख़बर चली कि कौमी असम्बली के फ़्लोर पे खड़े होकर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ साहब ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए ये कहा कि जो यूनानी कोस्ट गार्ड के लोग हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि जो भी वाक़या हुआ उसमें वो मौजूद थे, सामने खड़े हुए थे, देख रहे थे, और शायद वो इन लोगों को मरने से बचा सकते थे। उनके पास कोई ऐसी पोटेंशियल मौजूद था कि अगर वो चाहते तो बहुत सी जानों को रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने तमाशा देखा और उस तमाशे में हज़ारों ख़ानदान जो है वो उजड़ गए, जिनमें से सैकड़ों का ताल्लुक़ मुल्क पाकिस्तान से था। इस पे ख्वाजा आसिफ़ ने यहाँ तक कहा कि यूनान के जो मकामी बाशिंदे हैं, जो यूनानी हैं, उन्हें भी इस गैर इंसानी रवैये, इस जुल्म और इस जो कुछ ये हुआ है, इस अंदाज़ के ऊपर एहतजाज करना चाहिए और इसको किसी न किसी फ़ोरम पे बहरहाल ज़रूर उठाया जाना चाहिए। अब जो भी हो, वो जो दुनिया से चले गए वो बहरहाल चले गए। अब मैं थोड़ा-सा एक और ज़ाविये से इस बात को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर कभी लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए या इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए आप जीटी रोड का इंतख़ाब करें, तो जीटी रोड पे अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ही आप गुजर खान की हदूद में दाखिल होते हैं, गुजर खान के बाद सुहावा, फिर झेलम, और फिर जीटी रोड पे तो नहीं आता, लेकिन आपके राइट साइड पे तकरीबन 42 किलोमीटर के फासले पे ज़िला मंडी बहाउद्दीन, और आपके लेफ़्ट साइड पे मीरपुर जो आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान की तरफ आखिरी शहर बनता है, उसके बाद गुजरात और सम पार्ट्स ऑफ सियालकोट। आपको यहाँ बड़ी इमारत नज़र आएगी, बड़ी अमारत नज़र आएगी। अमारत इस तरह के आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, बहुत सी शॉप्स और बहुत से प्लाज़ों के ऊपर आपको यूरो का लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा, यूरो माल नज़र आएंगे। कुछ अर्सा पहले तो सराय आलमगीर के मकाम पे यूरो सिटी भी बनी थी, जिसको बाद में रीनेम करके ग्रैंड सिटी खारियाँ कर दिया गया। खारियाँ के इलाका में नाम लेना भूल गया। तो आप अगर इसकी मार्केट को कभी विज़िट करें इन शहरों की, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये बड़ी ही महंगी मार्केट है, बड़े महंगे किस्म के शहर हैं, और आपको दुनिया जहान की जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगी। आपको महंगी सी महंगी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगी। अगर आप ख़ास तौर पे मंडी बहाउद्दीन में दाखिल हो जाएं या गुजरात में दाखिल हो जाएं, तो आपको ऐसे ऐसे शॉपिंग प्लाजाज और मॉल मिलेंगे। चले गुजरात को तो थोड़ा सा एक ऐसा भी एक डाउट का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो वहाँ पे जो लोगों की जेब में सरमाया है उसके पीछे वहाँ की सनत जो है वो भी है। लेकिन मंडी बहाउद्दीन जैसा शहर के जहाँ ज़राअत के अलावा और कुछ नहीं है, एक छोटी सी शुगर मिल अलबत्ता मौजूद है, उसके बावजूद आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे हाकिम माल और अल असर माल ऑफ मंडी बहाउद्दीन और कद्दर माल और बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसके अंदर आपको वो ब्रांड्स मिलती हैं जो बाज़ औक़ात आपको किसी एक छत के नीचे शायद रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर में भी नज़र नहीं आती। बड़े बड़े नए मॉडल की गाड़ियाँ, और आपको हर नौजवान बड़ा
खुश शक्ल, बड़ा बावकार, बड़े अच्छे लिबास में, और बड़े कीमती जूते कपड़े उसने पहने होंगे, और उसने बड़ा कीमती सा मोबाइल भी पकड़ा होगा। अगर आप वहाँ की ख़वातीन को देखें तो वो सोने के ज़ेवरात से लदी फंदी होंगी, वो बड़े महंगे शॉप्स पे जाएंगी, और यकीनन आप मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में देखेंगे कि वो चीज़ों को ख़रीदते हुए उनकी कीमतें मालूम करने की ज़हमत भी नहीं करेंगी। वो ऐसे ऐसे इशारा करेंगी कि ये भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, और उसके बाद जितने भी पैसे बनेंगे बिला तख़सीस के, वो हज़ारों में बिल बने या लाखों में, वो उसे दे के चलती बनेगी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस इलाके में गरीब लोग नहीं हैं। गरीब लोग जो हैं वो गरीब तर हैं। अगर आप इसी नहर की पट्टी, जिसको अपर जेहलम कैनाल कहते हैं, सराय आलमगीर से आप अगर बाएं जानिब मीरपुर की तरफ मुड़ जाएं या दाएं जानिब मंडी बहाउद्दीन की तरफ मुड़ जाएं, तो रास्ते में फ़तेहपुर, खोहार, पुरान, चिंगस और इस तरह के जो छोटे छोटे गांव देहात आपको नजर आएंगे। आप हैरान कुन तौर पे देखेंगे कि उसमें महल्लात बने हुए हैं। अब जो लोग बाहर यूरोप, अमेरिका, कनाडा और इस तरह के दीगर ममालिक में सेटल हैं, वो वहाँ से कसीर ज़र्रे मुबादला जो है वो यहाँ भेजते हैं। बड़ी बड़ी जो कोठियाँ हैं, बड़े बड़े मकानात जो हैं, वो आपको यहाँ पे खाली नज़र आते हैं। अगर आप खारियाँ से डिंगा रोड पे जाएं, और इसी डिंगा रोड के रास्ते अगर आप बीच के जितने भी देहात हैं, जिसमें मंडीर आता है, जिसमें और बड़े बड़े धुन्नी आता है, जिसमें छोटे छोटे और बड़े बड़े छोटे बड़े कस्बे सारे आते हैं, आगे सीविया तक जो इलाका है, उसमें आप देखते हैं कि ये सारे का सारा इलाका बड़ा माला माल, बड़ा मालदार नज़र आता है। इन ज़ैली सड़कों के ऊपर भी आपको बड़े बड़े कीमती और बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। तो अब जो इलाका होता है, उसकी जो मार्केट है, यानी अगर उसके आप दुकानों को देखें, उसके रेस्टोरेंट्स को देखें, तो वो वहाँ की बाइंग पावर को ज़ाहिर करती है। आप अगर वहाँ किसी हज्जाम की दुकान में ही घुस जाएँ, तो आपको पता चलेगा कि वो एक बड़े 5 स्टार लेवल के पार्लर्स वहाँ पे बना रखे हैं, जहाँ पे जब लोग आके अपने बालों की कटिंग करवाते हैं या दीगर अपने मामलात को वहाँ पे जाके सजने संवारने का काम करते हैं, तो उसके बिल वो हज़ारों रुपए में अदा करते हैं और बड़ी खुशी से अदा करते हैं। गरीब लोग जो हैं वो भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, और उनकी आंखों में वो तमाम चीज़ें ख्वाब के तौर पे बस जाती हैं। वो लोग जो बाहर पैसे कमाने चले गए, वो तो चले गए, लेकिन वो जब पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, तो यहाँ पे मौजूद उनके लवाहिकीन अयाशी करते हैं। यहाँ पे कपड़ों और जूतों का मुकाबला होता है, यहाँ ज़ेवरात का मुकाबला होता है, मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियों का मुकाबला होता है। आज से काफ़ी अर्सा पहले मैंने मंडी बहाउद्दीन में ख़ास तौर पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए एक बारात और फिर डॉलर्स की बरसात के हवाले से एक वीलॉग किया था, जिसमें मैंने काफ़ी तनकीद की थी, लेकिन उसका असर तो ज़ाहिर है किस पे होना है। अलबत्ता अगर आप, और एक आखिरी रास्ता कि अगर आप मंडी बहाउद्दीन से रास्ता फालिया गुजरात की तरफ जाते हैं, तो यकीन करें कि बड़े बड़े जो बैंक्वेट हॉल्स हैं और जिस अंदाज का लोगों का वहाँ तर्ज बूदोबाश है, वो आपको हिला के रख देता है। उनके लोग शायद इस्लामाबाद की जानिब रुख नहीं करते, उनके लिए वही इस्लामाबाद है। वहाँ पे अमारत झलकती है, वहाँ पे नफासत झलकती है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप किसी भी नौजवान से बात करें जो आपको बड़ा खुश लिबास नज़र आए, तो आप देखेंगे कि निस्बतन वो बड़ा कम पढ़ा होगा, उसने स्कूल कॉलेजेस जाना गवारा नहीं किया होगा। वो अच्छे तरीके से बात करेगा, लेकिन अब जब आप उससे उसके ज़रिए माश का पूछेंगे, उससे ये पूछेंगे कि क्या करते हो, तो वो आपको बताएगा कि वो कुछ नहीं करता। और क्या करना चाहते हो, तो वो बस इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनान, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के वीज़ों के चक्कर में होता है। ये लोग तकरीबन 25 से 30-35 लाख रुपए लगा के, उसको खर्च करके वहाँ मकामी एजेंटों को देते हैं और सीधे उन मुल्कों में जा निकल। यूरोपीय और अमरीकी ममालिक की तरफ सफ़र करना जो है वो इतना सस्ता खेल नहीं, लेकिन चूँकि इस इलाके में पैसा बहुत है और वो लोग जो बाहर जा चुके हैं वो भी यही चाहते हैं कि पीछे जो उनके भाई हैं या उनके बेटे हैं वो भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए बाहर आ जाएं, तो वो 25, 30, 35, 40 लाख रुपया उनके लिए कोई चीज़ नहीं होता। वो वहाँ से यूरो या डॉलर्स भेजते हैं। ये लोग यहाँ के मकामी एजेंट्स को, जिनको आप इंसानी स्मगलर कहते हैं, उनके हवाले वो पैसा करते हैं। और कुछ लोग ज़्यादा पैसे लगा के बाई एयर, कुछ लोग कोयटा के रास्ते ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान और फिर यूनान से उन्हीं कश्तियों में सवार होते हैं जो एक बदकिस्मत कश्ती हादसे का शिकार हुई थी। अब आप इनको जितना मर्जी कन्विंस करने की कोशिश करें, इनके पास आपकी हर बात का जवाब है। ये आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका ख्वाब
इनकी आंखों में जो सजा ख्वाब है वो यूरोप ही है। दूसरी जानिब वो गरीब तबका भी है कि जो इतनी कसीर रकम खर्च नहीं कर सकता, जिनके लवाकिन में से कोई भी बंदा यूरोप या अमेरिका में नहीं है, वो मुख्तलिफ कमेटियाँ डाल के, लोगों से उधार लेके, कर्ज लेके, कोई अपनी जमा पूंजी, कोई कमाई, कोई घर की चीज़ें बेच के, कोई ज़मीन का टुकड़ा बेच दिया, कोई जेवर बेच दिया, और उसके बाद वो अमाउंट जो है उसको इकट्ठा किया, एजेंट्स को दिया और फिर बाहर की जानिब निकल गया। और ये जो एक गुमराह कुन खबरें चलती हैं कि जैसे आज भी शहबाज शरीफ साहब ने क्रैक डाउन का हुक्म दिया था इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़, आप यकीन कीजिए कि जो इलाके मैंने आपको गिनवाए हैं, इसके हर मोहल्ले में छोटा बच्चा भी आपको बताएगा कि यहाँ पे कौन आदमी है जो एजेंट है, जो लोगों को यूरोप या अमेरिका भिजवाता है। मैं ज़ाहिर है यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले सकता, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जब आप किसी भी एक छोटे से छोटे गांव में दाखिल होंगे तो आपको एक बड़ा सा महल नुमा जो बंगला नज़र आएगा, वो उसी एजेंट का होगा जिसने उस गाँव के काफ़ी सारे नौजवानों को इस रास्ते पे बाहर भेजा हुआ होगा। अब ये जो गरीब लोग हैं, ये ख्वाब बुनते हैं, ये भी अपनी माओ के बाजुओं और गले में सोने के ज़ेवरात देखना चाहते हैं। ये अपनी बहनों को बिल्कुल उसी तरीके से रुखसत करना चाहते हैं जैसे इनके मोहल्ले या इनके गांव में रहने वाले उमरा जो यूरोप और अमेरिका से पैसा कमा के रुखसतियाँ करते हैं। ये भी शादियों को यादगार बनाना चाहते हैं। ये उस पे नाच गाने से लेकर खाने पीने, जहेज़ के सामान और ज़ेवरात तक उसको एक ऐसा रंग देना चाहते हैं कि जिस पे लोग वाह वाह कर उठें। अब ये जो ख्वाब हैं, अब ये जो अंदाज़ है, अब ये जो काम है, जितने पैसे एजेंट्स को दिए जाते हैं, आप यकीन कीजिए कि 25, 30, 40 लाख एक बहुत बड़ी रकम आज भी है। डॉलर का रेट चाहे जितना मर्जी ऊपर हो, लेकिन ये एक बड़ी रकम है। बड़ी रकम किस लिहाज से है कि अगर थोड़ा सा जहन को और दिमाग को इस्तेमाल किया जाए तो इस रकम से पाकिस्तान के अंदर और इन्हीं इलाकों के अंदर बड़ा बाइज़्ज़त किस्म का रोज़गार शुरू किया जा सकता है। और आप यकीन करें कि लोग जो मर्ज़ी कहें, लोग अमेरिका में सेटल होने को कामयाबी समझे, लोग ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या यूरोप में सेटल होने को कामयाबी समझे, जो अपना वतन है वो अपना है। मेरी अपनी ज़ाती राय में सबसे अच्छी सेटलमेंट जो किसी पाकिस्तानी के लिए है वो पाकिस्तान में है। अगर किसी शख्स के पास यहाँ पे एक अच्छा कारोबार मौजूद है जहाँ पे वो बाइज़्ज़त और हलाल तरीके से अपना रोज़गार कमा के शाम का खाना अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप के साथ खाता है, जिसके छोटे छोटे बच्चों के सर पे वो एक साए की तरह मौजूद रहता है, तो आप यकीन करें इससे बड़ी सेटलमेंट कोई नहीं है। और वो जो पैसे एजेंट्स को दे के अपनी जान को जोखों में डाल के ये लोग इन तारीक रास्तों पे चल पड़ते हैं कि जिसके दूसरी तरफ इनको तो रोशनी नज़र आती है लेकिन बाज़ जगहों पे बड़ा अंधेरा है, उसमें यहाँ बड़ा कुछ किया जा सकता है। और आप सोचें कि पीछे वो लोग के जो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, मैंने कई ऐसे केसेस को देखा है कि उनकी शादियाँ हुई, शादियों के बाद वो बाहर चले गए और उनके बच्चे भी उनके बाद ही यहाँ उनका बच्चा पैदा हुआ। और उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल तक वापस नहीं आए। उनके वापस ना आने की वजह से उनके ख़ानदान अमीर से अमीर तर हो गए, लेकिन ना सर पे, बच्चों के सर पे बाप का साया रहा। बच्चे एक नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बिगड़ गए और आपको ये केसेस यहाँ पे अक्सर व बेशतर नज़र आते हैं। लेकिन लोग इसके बावजूद ये जो इलाके हैं इसमें बाहर जाने का रुझान जो है वो, अगर मैं गलत नहीं तो 100% है। और इस 100% रुझान ने ये सब कुछ कर रखा है कि जो आप कभी कभार देख लेते हैं, कभी ये कंटेनर्स के अंदर छुपे होते हैं तो दम घुटने से हलाक हो जाते हैं, कभी इनको मुख्तलिफ ममालिक के बॉर्डर्स के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग का निशाना बना के मार दिया जाता है। बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जिनकी लाशें भी घर नहीं पहुंच पाती, बहुत से आग में जल के मर जाते हैं, बहुत सो जो है वो कश्ती या जहाज़ पे वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनको गहरे समुंदर में धक्का दे के मार दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो हिर्स है, ये जो लालच है, ये जो तमा है, ये जो मुकाबले का रुझान है, ये इन्हें लिए फिरता है। अब इस पे क्या कहिए, मैं इस पे क्या तबसरा करूं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अल्फाज नहीं होते, जिनके लिए अल्फाज नहीं मिलते। पाकिस्तान के अंदर अगर आप अक्लमंदी से एक अच्छी हैंडसम अमाउंट को जमा करते हैं और उससे आप एक कारोबार शुरू करते हैं तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं। लोग जो मर्ज़ी कहते फिरें, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान है, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और आप जानते हैं कि हुकूमत अगर चाहे, रियासत अगर जाए, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो अब ये जो कुछ होता है, जिसके नतीजे में ये रोती हुई माएँ आपको नज़र आती हैं, ये रोते और बिलखते बूढ़े बाप आपको नज़र आते हैं, ये बेवा होती बीवियाँ और ये यतीम होते बच्चे आपको नज़र आते हैं, ये जिन बहनों के भाई चले जाते हैं, ये जिन घरों में सफ़े मातम बिछ जाती है, ये सारा कुछ अथॉरिटीज़ की नाक के नीचे होता है। और ये इंसानी स्मगलिंग जो है, इसमें पूरा माफिया इन्वॉल्व है। यहाँ पे बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत सी हुकूमतें चली गई, वो माफियाज़ के साथ लड़ने की बात करती हैं, वो माफियाज़ की बात करती हैं, लेकिन इस हवाले से कोई नहीं सोचता। गोया एजेंटों का कसूर तो है, लेकिन एक बात याद रखिए, एजेंट, इंसानी स्मगलर्स कभी भी किसी के घर जाके ज़बरदस्ती उसका बच्चा उठा के बाहर नहीं भेजते। लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, लोग इस आग से अपनी मर्जी से खेलते हैं, इस मौत के मुंह में खुद चले जाते हैं। इसको रोकना होगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।